अमीरुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, इनसे हम पूछेंगे कि आर्मी चीफ का जो दौरा था वो क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या है? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया काज़ाफ़ी साहब, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला भाई, ये जो दौरा हुआ आर्मी चीफ का, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या इसमें डील्स हुई हैं और क्या तय पाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी। देखें, जहाँ तक ताल्लुक है अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह का बरतानिया में दौरा, ये बहुत अहमियत का हामिल है और उसकी सबसे हुँ, बड़ी वजह ये है कि बरतानिया जो है, हम जानते हैं कि वो अमेरिका का एक बहुत ही ट्रस्टेड और बाएतमाद उनका साथी है। हुँ, और जब बरतानिया को कहीं ऐसे मसाइल का शिकार हो जाता है अमेरिका, हुँ, तो फिर नतीजा ये होता है कि वो बरतानिया को फ्रंट मैन के तौर पर इस्तेमाल करता है। जी। और फ्रंट मैन का मतलब ये है कि वो अमेरिका, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हमारे आर्मी चीफ अमेरिका के सफ़र पे जाएँ, तो बहुत सारे सवालात, बहुत सारे उसके जवाबात और मुख्तलिफ़ किस्म की इंटरप्रिटेशंस जो हैं, वो आपको सामने आना शुरू हो जाती हैं। और ज़ाहिर है इसमें फिर भारत जैसा मुल्क जो है और इसराइल जैसा मुल्क जो है, वो पाकिस्तान के खिलाफ एक हुँ, हुँ, बाकायदा मुहिम जो है वो शुरू कर हुँ, देता है। हुँ, इसलिए जो बरतानिया है वो वहाँ जब जाया करते हैं लोग, आपको याद है कि माजी में जनरल हुँ, बाजवा साहब भी गए और उनसे पहले भी जो लोग थे वो बरतानिया जाते रहे। और वहाँ क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और फिर बरतानिया इस खित्ते के अंदर जो है वो एक तवील अरसे रहा है और हुँ, बतौर, आपको मालूम है, यहाँ हाकिम भी रह चुका है। और अभी भी जो अफ़वाज पाकिस्तान की जो बुनियादी ट्रेनिंग है मार्शल आर्ट जनरल हुँ, कियानी साहब के दौर में, जहाँ उन्होंने अमेरिकनाइज्ड ट्रेनिंग जो थी उसको भी इंडक्ट किया अफ़वाज पाकिस्तान में, उससे पहले आपको याद है हम खाकी वर्दी पहना करते थे और हमारे हुँ, तमाम जो प्रोटोकॉल्स थे वो ब्रिटिश प्रोटोकॉल्स थे, जैसे कि इंडियन आर्मी के अंदर भी यही मौजूद है। और ज़्यादातर बिल्कुल। वहाँ फ़ौजें, जहाँ ऑस्ट्रेलिया है या कनाडा या दीगर ऐसे ममालिक जहाँ हुँ, हुँ, बरतानिया का राज रहा, वहाँ बरतानवी जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो किया जाता है। पाकिस्तान में मिलिट्री एकेडमी काकूल और इंडिया में देहरादून जैसी एकेडमीज़ मौजूद हैं। अब यहाँ जो अहम तरीन नुक्ता है वो ये है कि आर्मी चीफ जो है वहाँ क्यों गए? अब एक तो ज़ाहिर है कि बरतानिया की ख़्वाहिश थी कि वो अपने जो रवाबित हैं, वो उस्तवार रखे, क्योंकि पाकिस्तान और बरतानिया जो हैं मुख़्तलिफ़ म जो मामलात हैं, उनके ऊपर एक अपने एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ जो है वो करते रहते हैं। बिलख़सूस अफ़गानिस्तान के हवाले से जो है वो हमारा एक बड़ा किरदार को पूरी दुनिया में सराहा जाता है। हुँ, और जो हुँ, दरपेश चैलेंजेस हैं हमारे सिक्योरिटी के और बिलखसूस जो दहशतगर्दी से निपटने के लिए, क्योंकि अब पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के मामलात जो हैं वो फैलते जा रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान की जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है, इससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। और यही वजह है कि रूस के भी दस्ते आके हमारे एसएसजी कमांडोज़ के साथ मुश्तरका ट्रेनिंग करते हैं। इसी तरीके से दीगर ममालिक के, तुर्किया के, सऊदी अरब के और बहरीन के, कतर के, मुख्तलिफ ममालिक के लोग यहाँ हमारे साथ जॉइंट एक्सरसाइजेज करते हैं। अब बरतानिया जाना, देखिए बरतानिया जाए एक ऐसे वक्त में जब अमरीकी नौमुंतखब सदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब जब आए, तो उन्होंने उस टाइम पे कहा कि हम अपना तमाम असला जो है वो वापस लाना चाहते हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर छोड़ दिया गया था। बहुत सारा असला जो है, क्योंकि भागने में जल्दी की थी हुँ, अमेरिका हुँ, ने और सर पर पैर रख के भागे रात की तारीकी में, तो नतीजा ये निकला कि वहाँ असला भी रह गया, वहाँ बहुत सारा जो उनका साजो-सामान जिसकी मालियत तकरीबन $10 बिलियन तक बनती है, 7 से $10 बिलियन, वो वापस लाना चाहते हैं। साथ ही वो ये चाहते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी जो है, वो हुँ, कहीं हुँ, दूसरे के हाथ में ना लग जाए, ख़ास तौर पे ईरान के हाथ में या पाकिस्तान के हाथ में या जो वस्ती एशियाई ममालिक या फिर रूस के हाथ में ये हुँ, हुँ, टेक्नोलॉजी नहीं जानी चाहिए। अब तीसरी चीज़ ये है कि उसमें बहुत सारा असला तो नाकारा भी हो गया और बहुत सारा जो असला था वो काबिल इस्तेमाल भी बना लिया गया, जिसकी हम आए दिन वीडियोज़ तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान की जानिब से जारी करदा वीडियोज़ के अंदर देखते हैं। तो ये है हज़ूर बात। अब बिल उसके लिए
इस असले की वापसी अगर मुमकिन करनी है तो वो ज़ाहिर है ईरान के ज़रिए तो होने नहीं लगी। तो पाकिस्तान जिसके ज़रिए ये असला आया था, इसकी बंदरगाह को इस्तेमाल होते हुए, उसी बंदरगाह को इस्तेमाल करते हुए इसकी वापसी मुमकिन हो पाएगी। और ये तभी मुमकिन होगा जब अफ़वाज पाकिस्तान उनके वो जो है वो एक मज़बूत नेटवर्क जो है फ़राहम करके देगी, ताकि सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हैं उनके ऊपर भी देखना है। आपको याद है कि माज़ी में नेटो के ट्रकों पर बड़े हमले होते रहे, अफ़गानिस्तान के अंदर भी और दीगर जगह पे जहाँ बहुत बड़ा उनका असला जो था और उनका साज़ो-सामान जल के खाकस्तर हो गया या फिर लूटा गया। इसलिए एक दफ़ा फिर पाकिस्तान जिसको बिल्कुल पसे पुश्त डाल दिया गया था अमेरिका की जानिब, और भारत को उन्होंने अपना एक नया पार्टनर चुना था, एक नया दोस्त चुना था। अब अमेरिका को ये एहसास है कि पाकिस्तान की रियासत के साथ हमें अपने वही ताल्लुकात उस्तवार करने हैं जो कि माजी के, और मैं ये समझता हूँ कि हमारा कोएलिशन सपोर्ट फंड का जो पैसा था वो भी हमें वापस आएगा। पाकिस्तान के जो दिफाई मामला जिस अंदाज के अंदर हमने देखा कि ये जो घटते-घटते बहुत सारे दिफाई जो हमारा, चाहे वो कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर हो या वो हमारे जदीद तरीन जो दीगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हों या हमारे पास जो है एगुस्टा क्लास जो सबमरीन्स हों या फ्रिगेट्स हों, ये और या फिर हमारे पास F-16s हों, ये तमाम का तमाम अमरीकी असला है। लेकिन कुछ अरसे से पिछले 20 सालों में पाकिस्तान ने जो एक्सपीरियंस किया उससे पाकिस्तान मगरिब के बजाय मशरिक के ऊपर बिलखसूस चीन के ऊपर इन्हिसार करने लगा, जिससे हमने जे सीरीज के जो जहाज थे वो भी बनाए और साथ ही साथ जो हमने चाइनीज असला और रूसी साख्त का असला जो है Mi-35 हेलीकॉप्टर और दीगर इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो भी हमने खरीदना शुरू की। तो पाकिस्तान ने तुर्किया के साथ भी जो है वो किया, रोमानिया के साथ भी जो है हमने अपनी फ्रिगेट्स और दूसरे मंगाए, और अब हम जो अगुस्टा क्लास सबमरीन्स हैं वो भी वहाँ से हम चाइना के साथ मिलके और तुर्किया के साथ वो कर रहे हैं। तो ये है वो सूरत हाल। अब आप देख लीजिए कि पाकिस्तान जो मगरिब से मशरिक की तरफ जा रहा था, तो अमेरिका जो कि अब आया है मैदान में, उसकी ख्वाहिश है कि वो अपना असले की इंडस्ट्री को फ़रोग दे और उस असले के ख़रीदार में पाकिस्तान भी एक बहुत बड़ा नाम है। तो पाकिस्तान को भी जो है वो असला फ़राहम किया जाए। इसलिए एक दफ़ा अमेरिका का दिल फिर अपने मतलब के लिए हमारे लिए पसीजा है, जिसकी वजह से मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे सियासतदान हैं, बिलखसूस हमारी हुकूमत वक्त, वो इस बात से काफ़ी परेशान है। वो ये देख रही है कि आने वाले वक्तों में हमारे जो दिफाई इदारे हैं उनकी कदर मंजिलत में इजाफा होगा अमेरिका की नज़र के सामने। और जब ऐसा इजाफा देखने में आया है माजी के अंदर, तब जो है वो यहाँ हुकूमतें तब्दील हो जाया करती हैं। और यही वजह है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बार बार ये फरमा रहे हैं कि जनाब हमने जो है वो अपनी सियासत रियासत की खातिर कुर्बान की। उनसे सिर्फ यही गुजारिश है मोहतरमाना कि जनाब आपकी सियासत तो पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। अगर आपने कौन सी कुर्बानी दी? कुर्बानी तो तब होती कि जब आप वज़ीर आज़म ना होते, आपके जो भतीजी हैं उनके पास वज़ारत आला ना होती, आपके पास की अपॉइंटमेंट्स ना होती, वज़ारतें ना होती, फिर तो समझा जा सकता था। इसलिए वो लग रहा ये है कि अपनी हुकूमत के खात्मे से पहले वो एक ऐसा बयानिया बनाना चाहते हैं जिससे कम से कम आवाम के अंदर थोड़ी बहुत पजीराई उनको हासिल। बिल्कुल सर आप ठीक कह रहे हैं कि अमेरिका का इंटरेस्ट भी पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है सर। लेकिन एक और कुछ बातें सुनने में आ रही हैं कि जब आर्मी चीफ बरतानिया गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान की जो फौज है उसको पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा यूक्रेन और रशिया के दरमियान में। जिस तरह जब ज़ियाउल हक का दौर था उसमें ब्रिगेडियर रहे थे और उन्होंने गजा वाली जो फिलिस्तीन वाले इलाके में जिस तरह जो रोल अदा किया, वो शायद यूक्रेन और रशिया के दरमियान भी शायद रोल अदा करने को मिले। ये भी बातें चल रही हैं। नहीं, मेरे ख्याल में इनमें कोई सदाकत नहीं है। उसकी वजह यह है कि अफ़वाज पाकिस्तान के मुतल्लिक आपको पता
है। पहले भी जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब गए तो उनको ये कहा कि जी वो तो यूक्रेन चले गए, भाई आर्मी चीफ थे, कोई छुप के कैसे जा सकते हैं, पूरी दुनिया की नज़रें होती हैं। तो ये महज मन घड़त बातें हैं, इससे हक़ाइक़ का कोई दूर-दूर तक वास्ता नहीं है। पाकिस्तान चीन का एक मजबूत इत्तेहादी है और चीन और रूस के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं। अभी जो एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इजलास पाकिस्तान में हुआ, सबसे बड़ा वफ़्द जो था वो किसी और का नहीं बल्कि रूस का आया था। इसलिए मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जो है वो इतनी बेवकूफ़ी करेगा कि वो जाके जो है यूक्रेन और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो रूस के दरमियान, तो जिसको रूस भी बहुत मेरे ख़्याल में अनाक का मसला बना बैठा है, पाकिस्तान ये काम कभी भी नहीं करेगा। ना माज़ी में करता था, ना अब करेगा और ना मुझे आइंदा करता नज़र आ रहा है। ये महज़ कयास सराई है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, तूरखम बॉर्डर पिछले 2 दिन से बंद है, वहाँ से बड़ा सामान आता जाता है, लेकिन वो पिछले 2 दिन से बंद है और काफ़ी झड़पों की सूरत-ए-हाल बनी हुई पाकिस्तान-अफ़गान बॉर्डर पे। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बॉर्डर जो है ये नीम गरम, नीम सर्द चलते रहता है मामलात। लेकिन ये है कि ये कुछ सरहदी तनाज़ात हैं हमारे। हमारे जो तहरीक-ए-तालिबान अफ़गानिस्तान है, उसके साथ भी हमारे कुछ मुतालबात हैं। बिलख़सूस दहशतगर्दी के मामलात को जो है वो नकेल डालने के लिए हम कहते हैं, हम उनको कुछ शवाहिद पेश करते हैं जिसके ऊपर कोई पेशरफ़्त नहीं होती और फिर हमारे डीजीआईएसआई साहब नदीम अंजुम साहब जो है वो भी वहाँ जाते हैं और ख्वाजा आसिफ साहब पीडीएम की हुकूमत में वो भी वहाँ जाते हैं वज़ीर दिफ़ा की हैसियत में और सबूत पेश किए जाते हैं। उसके ऊपर कुछ थोड़ी बहुत हिल-जुल होती है, लेकिन जो पाकिस्तान की उम्मीदें या ख्वाहिशात थी उसके मुताबिक वो अमल नहीं होता। इसलिए बॉर्डर के ऊपर ज़ाहिर है अफ़गानिस्तान को जो तमाम तरसीलात, बिकॉज़ इट्स अ लैंडलॉक्ड कंट्री, तो उसको जो है वो ज़रूरत है कि तमाम तरसीलात पाकिस्तान के पोर्ट से हों। इसलिए वो पाकिस्तान के पोर्ट को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को जो है वो पूरा करते हैं। अभी भी एक बहुत बड़ी तादाद अफ़गान मुहाजिरीन की पाकिस्तान में मौजूद है और साथ ही साथ ये है कि उनके कारोबार और उनके बच्चे, उनका इलाज मुआवजा, ये भी तमाम चीज़ें पाकिस्तान के ज़रिए ही मुमकिन है। इसलिए पाकिस्तान जो है फिर जब मजबूर होता है तो फिर वो बॉर्डर के ऊपर बंदिशें लगाता है ताकि अफ़गान हुकूमत पर एक दबाव डाला जा सके ताकि वो दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई या खुद करें या पाकिस्तान को इजाज़त दें। तो ये छोटी-मोटी चीज़ें हैं, चलती रहती हैं, ये ठीक हो जाएँगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ज़बरदस्ती इंडिया को एक जो तैयारा F-35 थमाया है, जिसकी बड़ी क़ियास-आराइयाँ चल रही हैं कि वो शायद इंडिया को ज़रूरत भी नहीं थी और वो जितना महँगा है, उस तरह की और उसमें अच्छी चीज़ें आ सकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ज़बरदस्ती डील की है ये F-35 देकर, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये सिर्फ़ उनको महज़ एक ऑफ़र की है, नॉन नेटो कंट्रीज़ को ये जहाज़ नहीं दिए जाते और ये मेरे ख़्याल में जनूबी कोरिया को और इसी तरीके से इज़राइल को ग़ालिबन दिए गए हैं। और जो नॉन नेटो कंट्रीज़ हैं, उनके साथ बहुत सारे मसाइल भी हैं और इसमें तुर्किया को भी जो है वो मामलात उनके साथ चल रहे हैं। लेकिन F-35 जिसकी मालियत तकरीबन 82.5 मिलियन यूएस डॉलर है और जिसकी 1 घंटे की परवाज़ $40,000 के बराबर लागत आती है, ये एक मुश्किल जहाज़ है। उसके मुकाबले में ये 5th जनरेशन जहाज़ ज़रूर है जो कि स्टेल्थ है, यानी कि रेडार पे नहीं नज़र आता। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि अमरीकी असला जो है वो भारत के ज़ेरे इस्तेमाल माज़ी में नहीं रहा और भारत के इस्तेमाल में आप देख लें कि राफ़ेल जेट जो कि फ्रेंच टेक्नोलॉजी है वो है और इसी तरीके से जो तेजा जेट था, जो जनरेशन 4 जनरेशन जहाज़ है, जिसके मुकाबले में पाकिस्तान के पास पहले ही 4.5 जनरेशन जहाज़ मौजूद है, तो हमारी एयर सुपीरियॉरिटी मौजूद है। दूसरी जानिब जो है भारत को तकरीबन 42.5 स्क्वाड्रन्स की ज़रूरत है, जो कि उसके हुजम के मुताबिक, जबकि उसके पास ऑपरेशनल 30 स्क्वाड्रन्स मौजूद हैं और जो उसकी सलाहियत को पाकिस्तान की जो सलाहियत है फ़ज़ाई, वो उससे बहुत कम जो है वो रखते हैं। दूसरी बात ये है कि उनके मिग 21 जो जहाज़ हैं, वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं और उनको
उड़ते हुए ताबूत यानी कि फ्लाइंग कॉफिन कहा जाता है। और इसी तरीके से उनका जो तेजा जेट है, तेजा जेट के जहाज़ के इंजन जो जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी अमेरिका से आने थे, वो भी अभी तक रुके हुए हैं, जिसकी वजह से तेजा जहाज़ ज़्यादा नहीं, बस तकरीबन 20 साल उसको गुज़र गए हैं और वो अभी तक तो जो है वो सामने नहीं आ सका और ये एक ख्वाब ही रह गया। अब अमेरिका के पुर्ज़ाजात जो फ़ाज़िल पुर्ज़ाजात हैं जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाले, ये एक अलहदा केस है। पहली बात ये है कि जो हॉल जिसको कहते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उन्होंने जो एक प्रपोज़ल पेश किया था कि जी 114 इमीडिएटली जहाज़ चाहिए हैं, जिसके अंदर से 16 जहाज़ जो हैं वो बाहर से आएँगे और बाकी 98 जहाज़ जो है वो हम हिंदुस्तान में बनाएँगे, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत, जिसके लिए 15,000 भारतीय करोड़ जो था वो उनके लिए मुख्तस किया गया था। अब ये बुनियादी जो उनका एक ढांचा है, उसके मुनाफ़ी है। इसलिए F-35 के मुकाबले में जो सखुई जो कि SU कहलाता है जहाज़, FCU-57 है और इसी तरीके से यूरो फाइटर है और जो इसके अलावा जो मुख्तलिफ जहाज़ इस टाइम पे जिनमें चाइना का जहाज़ मौजूद है, J-20 वगैरह। तो पाकिस्तान की तो J-20 के हवाले से 2 स्क्वाड्रन्स की डील हो भी चुकी है और दूसरी जानिब जो है जो कि लद्दाख एरिया में चीन ने अपने मुतअद्दिद J-20 जहाज़ के स्क्वाड्रन्स डिप्लॉय कर चुके हैं, जिसकी वजह से भारतीय एयरफोर्स की मजाल नहीं है कि उस इलाके में घुस जाए। दूसरा जो उसके अंदर पहलू है वो है आपका कि जब तक ये 10 साल के अंदर तकरीबन जहाज़ जो है वो आएगा। अभी जो इत्तलात है, वैसे तो भारत में तेजा बनना था तो 20 साल तो उसको गुजर गए, तो ये भी हनूज़ दिल्ली दूरस्थ वाली बात है। मतलब अभी तो अभी इश्क और इम्तिहान है। तो अमेरिका ने तो असल में अपनी वॉर इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना है और उसको नज़र आ रहा है कि भारत सबसे बड़ा पोटेंशियल बायर है और यही वो चाहता है कि उसके न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं, उसके F-35 जहाज़ जो हैं और इसी तरीके से दीगर जो उसका असला का साज़ो-सामान और A-8 जो सर्वेलेंस जहाज़ हैं, वो उनको दिए जा सकें। लेकिन दूसरी जानिब एक और बड़ा अहम मामला है कि ये तो सारे के सारे रशियन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते थे। इनको अमेरिकन टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट होने के लिए बहुत टाइम लगेगा और 10 साल के बाद कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सहारे कि पाकिस्तान के पास तो J-35 जो कि 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जहाज़ है, जिसकी लागत भी कम है। अभी जैसे J-20S जो है, अब J-20S का मुकाबला आप ये देख लें कि F-35 जो है, जो पेलोड कैपेसिटी यानी कि बॉम्ब वगैरह जो असला लेके वो जा सकता है, वो 18,000 पाउंड है। जबकि JF-20S की जो कैपेसिटी है, पेलोड कैपेसिटी, वो 28,898 पाउंड है। तो अब आप मुझे बताएं कि कहाँ मुकाबला है। फिर इसी तरीके से उसमें एक जेट है, इंजन है, इसके अंदर 2 इंजन हैं, उसके अंदर जो है 2 पायलट्स बैठ सकते हैं और उसके अंदर लेजर गाइडेड सिस्टम आ रहा है जो कि दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो जब तक के 10 साल में F-35 आएगा, दुनिया मेरे ख्याल में 7th या 8th जनरेशन जहाज़ पे जा चुकी होगी और भारत जो है एक दफ़ा फिर जो है वो जिसको कहते हैं कि सुबकी का शिकार होगा। भारत तो देखना मसला ये है कि कौवा जो है वो अपने हँस की चाल चलता है, फिर अपनी भी भूल जाता है। अभी वतन मोदी को मैंने ये कहीं नादानस्ती में कौवा कह दिया हो तो मोदी के लिए हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सियाना कौवा है ना, तू में ही चोंच मारेगा तो मारने देना। अच्छा है, हमने तो अमेरिका की दोस्ती को भुगत लिया है, अब मोदी जी आपकी बारी है, भुगते एंजॉय करें इस दोस्ती को। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस तरह पींगे बढ़ रही हैं अमेरिका और इंडिया की, तो उसी एक उसमें एक डील भी हुई है F-35 देने की। बहरहाल उसके बारे में अब्दुल्ला हमीद गुल ने आपको डिटेल गाइड भी किया है। फिलहाल नाज़रीन, मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को और अब्दुल्ला हमीद गुल को नया दौर से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।